हेलो स्टूडेंट, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे टारगेट किट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एंड गेट डिटेल अबाउट द प्रोग्राम। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 31 से 35। हम लोग प्रीवियस वीडियो में 30 तक देख चुके हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन गुवाहाटी रीजन का एग्जाम है आपका। सेशन एंड एग्जाम हो रहा है। सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 11, मैक्सिमम मार्क्स 70 और थर्ड टाइम आपका 3 आवर का मिलेगा। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और क्वेश्चन कंपलसरी 37 क्वेश्चन है। एबीसीडी आपका सेक्शन है। ए कंटेंट 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स, बी कंटेंट आपका 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स, सी कंटेंट 7 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स एंड डी कंटेंट 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। आपको जो भी है और अगर है क्वेश्चन तो उसको कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे दिया हुआ है 3 आइडेंटिकल बॉडी, रिंग दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है एंड अ सॉलिड स्फीयर दिया है। रोल्ड ऑन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि ऊपर आपका बॉडी रेस्ट में अब स्टार्ट कर रहा है। द रेडियाई ऑफ द बॉडी आर आइडेंटिकल, विच ऑफ द बॉडी रीचेज द ग्राउंड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो 3 आपको बॉडी दिया हुआ है, रिंग दिया हुआ, सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ। एक्सप्लेन विथ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, तो आपका एक्सप्लेनेशन देना है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्वेश्चन का। We assume conservation of energy of the rolling body, that is there is no loss of energy due to the frictional etc. मतलब का यहाँ पे एनर्जी जस्ट कंजर्व रह रहा है। द पोटेंशियल एनर्जी लॉस ड्यू टू द रोलिंग बॉडी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी mgh जो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से देख सकते हो mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। m से आप इलिमिनेट कर दो तो v स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखते हैं नोट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ रोलिंग बॉडी, सो के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो वी रिंग आपका आ गया अंडर रूट जी एच। टू द नेक्स्ट पार्ट। फॉर सॉलिड सिलेंडर के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, ऐसा अपने 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 4gh अपॉन 3 आ गया। सॉलिड स्फीयर के लिए आपका के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 आर स्क्वायर आ गया, तो वी स्फीयर आपका 2gh अपॉन 1 प्लस 2/5, तो आपका 10g अपॉन एच। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इमंग द गिवन 3 बॉडी द सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे देख सकते हो 7/7 है, 4/7 और यहाँ पे पहले रूट जी एस था, हैज द हाईएस्ट एंड रिंग हैज एट लीस्ट वेलोसिटी एट द। तो यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा और रिंग का सबसे कम, क्योंकि उसका सिर्फ जी एस था एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर 51 था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे टू बॉडी ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर, कोई भी टू बॉडी है यूनिफॉर्म स्फीयर है ऑफ इक्वल रेडियाई आर, बट मास जो उसका एम और 4m है। एम आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिफॉर्म स्फीयर मास 4m है। हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन आपका दिया हुआ है यहाँ से 6r, देख सकते हो यहाँ से दोनों का बॉडी का। The two spheres are held fixed. A projectile of mass m projected from surface of the sphere m is directed toward the center of the second sphere. Obtain the minimum speed v the projectile so that reaches the surface of the second sphere. तो हम लोग को मिनिमम स्पीड भी जो कि सेकेंड स्फीयर के पास पहुंच जाना चाहिए निकालना है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Let the projectile of mass m is fired with minimum velocity v from the surface of the sphere of mass m reach the surface of the sphere of 4m, मतलब कि आपका 4m पे पहुंच जा रहा है। Let n be a neutral point, distance r कंसिडर कर लीजिए from the center of the sphere of mass, center of mass m जो भी आपका पहले वाले का at neutral point in gm by r square, दूसरा का 4g 4m m और जो डिस्टेंस ऑफ 6r माइनस आर स्क्वायर, इसको इक्वेट कर देंगे 6r माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो यहाँ से आप इक्वल करके आप r का वैल्यू निकाल लीजिए 2r या माइनस 6r। द पॉइंट r माइनस 6r डज नॉट कंसर्न अस, नेगेटिव आपका कंसर्न आएगा ही नहीं। तो 10 ON इक्वल टू r इक्वल टू आपका क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट को लेना है, यानी कि आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपका r इक्वल टू 2r वाला लेना है। इट इज सिग्निफिकेंट टू प्रोजेक्टाइल, अब देख सकते हैं इट इज सफिशिएंट टू प्रोजेक्टाइल, द प्रोजेक्टाइल जो होता है आपका प्रोजेक्ट विद द प्रोजेक्टाइल स्पीड दैट वुड इनेबल टू रीच पॉइंट एन, देयर आफ्टर द ग्रेटर जो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 4m वुड सफाइस, मतलब आपका 4m सफाइस। द मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगा आपका सिस्टम का देखते हैं, m इज पॉइंट ei हाफ mv स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r माइनस g 4m m अपॉन 5r एट न्यूट्रल पॉइंट n,
पहले m का देखें, अब n स्पीड अप्रोचेस टू 0, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा आपका En माइनस जी एम एम अपॉन 2r जी एम एम m अपॉन 4r। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करते यहाँ पे देख सकते हो माइनस जी एम एम अपॉन 2r माइनस जी एम बाई आर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ई आई माइनस ई एन, तो आप जब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए हाफ एम वी स्क्वायर और जी एम एम अपॉन आर जी 4m अपॉन 5r m इक्वल टू आपके आ गया माइनस जी एम एम 2 अपॉन और माइनस जी एम एम आर। कैसे आप लोग जस्ट हाफ एम वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर निकाल लो, 2 जी एम अपॉन आर 4/5 आपका यहाँ से आ जाएगा और माइनस 1/2 तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 जी एम बाई आर। तो ऐसे आपका भी जस्ट निकाल लो सिंप्लीफाई, अभी एस स्क्वायर है तो एस का अंडर रूट आ जाएगा, तो 3/5 जी एम बाई आर का हाफ अंडर रूट में आ गया। दैट इज योर। Let's move to the next question, question number 33. What is the heat engine? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि heat engine क्या है। Obtain an expression for its efficiency. Mention different types of heat engine. मतलब कि पहले पूछा जा रहा है कि heat engine क्या है। Obtain expression for efficiency. का आपका वैल्यू एक्सप्रेशन निकालना है। Mention different types of heat engine. तो लोग पहले मशीन को डिफाइन करते हैं। मशीन that convert heat energy into mechanical energy is called heat engine. कोई भी हीट इंजन क्या होगा, कोई मशीन जो कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, तो उसको हम लोग हीट इंजन का देंगे। मोटर वगैरह आप कह सकते हो हीट इंजन हो गया। तो हीट इंजन कंसिस्ट आपका 3 इसेंशियल पार्ट। पहला हो जाएगा सोर्स, इट इज अ हॉट बॉडी एट हाई टेम्परेचर हैविंग इनिशियल हीट कैपेसिटी। कोई भी हॉट बॉडी हाई टेम्परेचर जो इंजन रहता है हैविंग इनिशियल infinite heat capacity. A working substance, it is an ideal gas. Sink, it is a cold body at low temperature having infinite heat capacity. तो सिंक आपका cold body at low temperature having infinite heat capacity. तो ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो, सोर्स T1, Q1 आपका हीट जो ले रहा है वर्किंग सब्सटेंस हो गया, वर्क इक्वल टू Q1 माइनस Q2, सिंक हो गया। तो सोर्स यहाँ पे आ गया Q1, सिंक आपका कोल्ड, सोर्स आपका हॉट बॉडी, सिंक आपका कोल्ड, सिंक नाम से पता चल रहा है। The working substance is carried through a series of cyclic process in which it absorbs some heat from source. A part of heat is converted into mechanical work and rest of the heat is rejected to sink. अब सिंपल सा बात है, कुछ आपको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कुछ आपका सिंक में ट्रांसफर हो जाएगा। In cyclic process the working substance absorbs heat from source and reject Q2 heat to the sink. The change in energy जो होता है आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ सब देख सकते हो, therefore using first law of thermodynamics the net amount of work done ideal engine W is equal to del Q minus del U। तो आपका यहाँ से आ जाएगा क्योंकि एनर्जी जीरो, तो W is equal to del Q आ गया, del Q क्या आ जाएगा Q1 minus Q2। Efficiency of heat engine is defined as the ratio of work obtained to heat taken from the source। तो डिफिशियंसी जो होगा डिपेंड करेगा इफिशियंसी W अपॉन Q1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 ये आपका इफिशियंसी आ जाएगा। अब टाइप्स ऑफ हीट इंजन पूछा था, हम लोग देख सकते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ हीट इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन को डिफाइन करते हैं, at this heat engine the fuel burns outside and away from the main energy where force and motion are produced. A steam engine is an example of external combustion engine। ये आपका स्टीम इंजन जो होगा एग्जांपल होगा एक्सटर्नल कंबशन इंजन का। फुल बर्न फ्रॉम आउटसाइड एंड अवे फ्रॉम द मेन इंजन, तो ये आपका एक्सटर्नल नाम से पता है एक्सटर्नल। इंटरनल कंबशन इंजन, इन द हीट इंजन द फ्यूल बर्न इनसाइड द सिलेंडर। अ कार इंजन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल कंबशन, जो इनसाइड होगा उसका आपका इंटरनल, जो आउटसाइड होगा एक्सटर्नल। तो सिंपली बी जस्ट डिस्ट्रीब्यूट या आप कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो टर्म को और यू विल गेट इजीली आंसर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल कंबशन इंजन इज मोर इफिशिएंट देन एक्सटर्नल, क्योंकि अब बाहर से उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, इंटरनली आपका वर्क कर रहा है। मोर इफिशिएंट देन एक्सटर्नल कंबशन है, एज देयर इज नो एनर्जी वेस्टेड ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर बिटवीन बॉयलर एंड सिलेंडर। सो आप खुद भी एनालिसिस करके आंसर पिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी डिटरमाइन द सीपी सीपी एंड गामा मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक। तो यहाँ पे आपका सीपी सीपी गामा आपका मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक के लिए पूछा जा रहा है, तो हम लोग डायटोमिक के लिए निकाल लेते हैं, बल्कि एग्जाम में अगर डायटोमिक पूछ दिया तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखते हैं कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है।
So law of equipartition of energy: a single atom is free to move in a space along x y z axis. However, each of these movement requires energy. This is derived from the energy held by atom. The law of equipartition energy defines the allocation of energy to each motion of atom: translational, rotational and vibration. Law of equipartition energy देखते हैं यहाँ से. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर एनी डायनेमिक सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वली डिवाइडेड थ्री द डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपका सिंपली डिवाइड होता है. तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी भी आपका द स्पेसिफिक आप देखते हैं कि आपका मोनोटॉमिक के लिए 1.5 आर, डायटॉमिक के लिए 2.5 आर और डायटॉमिक के लिए आपका 3 आर. एट कांस्टेंट प्रेशर आपका सीपी मोनोटॉमिक के लिए 2.5 आर, डायटॉमिक के लिए 3.5 और डायटॉमिक के लिए 4 आर आ गया. तो अब गामा सीपी बाई सीबी होता है. सो गामा इक्वल टू सीपी बाई सीबी 1 + 2/f वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. द डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं. So whenever that see the term, just define it and move ahead. So it is an independent physical parameter in the formal description of the state of a physical system. The set of all state of a system is known as a system phase space and the degree of freedom of the system dimension of the phase space. मतलब कितने मतलब उसमें आपका इंडिपेंडेंटली फिजिकल पैरामीटर रहते हैं ये आपको बताता है. द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कितना कोऑर्डिनेट है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कन्फिगरेशन. कहीं भी सिस्टम में आपका कोऑर्डिनेट से आपको पता चलता है कितना आपको मूवमेंट पॉसिबल है. लेट्स सी द गामा वैल्यू. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस गामा सीपी बाई सीपी 1.66. अब एक और फार्मूला आपने देखा था 1 + 2/f. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका मोनोटॉमिक के लिए 3, यहाँ से आप 3 पुट कर दो 2/3 0.66 तो 1.66. तो यहाँ पे सीपी बाई सीपी से भी आपका 1.66 आ गया और आपका यहाँ से 1 + 2/f से भी आ गया. सो देयर आर मेनी आपका फॉर्मूले हैं. किसी फॉर्मूला को याद करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक है 3. उस तरीके से डायटॉमिक के लिए 5. तो यहाँ से सीपी बाई सीपी से भी आपने निकाल लिया 3.5 2.5 1.4 आ गया और 1 + 2/f किया तो आपका 1.4 ही आ गया. तो देखिए जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटॉमिक गैस का बात करते हैं तो वहाँ पे 6 और 7 दोनों होते हैं. तो गामा वैल्यू 6 के लिए निकाल दिया. सीपी बाई सीपी तो लगभग 6 सेम ही होता है. तो ये 1.3 आ जाएगा और ये आपका अगर 6 लेते हो तो 1.33 और अगर 7 लेते हो तो यहाँ पे तो सीपी बाई सीपी आपका सेम रहेगा 1.33 और ये जस्ट फ्लक्चुएट करेगा 1.29. सो ऑल आर करेक्ट एंड ऑल आर वैलिड आंसर. So just move ahead with the all concept and you will get more reward. more आप राइट करोगे मोर आपको मार्क्स मिलेगा. The displacement in meter of a particle moving x axis जो होगा 18t + 5t². The instantaneous velocity डिफरेंशिएट कर दो. एवरेज वेलोसिटी 2 सेकंड 3 सेकंड. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिलेगा. देखते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड. हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड पोजीशन दिया हुआ है x = 18t + 5t². इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है t = 2 सेकंड. dx/dt आप कर दिए 18 + 10t तो आपका t = 2 सेकंड पुट कर दिए तो v 18 + 2t आपका 38 मीटर/सेकंड आ गया वेलोसिटी. अब t = 3 सेकंड पे वेलोसिटी पे आप निकाल लिए तो 48. अब आप एवरेज कर लो 38 + 48/2 तो 43 मीटर/सेकंड. पहले 2 सेकंड पे निकाला फिर 3 सेकंड पे आपका एवरेज कर दिया आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी. फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपको dv/dt कर दो यहाँ से तो आपका 10 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन आ गया. तो जस्ट फॉर्मूला कर सकते हैं dx/dx = nx(n-1) टू गेट द डिफरेंशिएशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a = 2i + j + k and b = i - j + 2k. तो देखते हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे कैलकुलेट करते हैं. देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर यील्ड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर. तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपका मिल जाता है परपेंडिकुलर. तो फॉर टू वेक्टर a एंड b इफ c इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए. c = a × b i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3. तो c आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दीजिए. i दिस माइनस दिस आपका j पहले माइनस आ जाएगा a1
3 माइनस B1 B3, इसी तरीके से प्लस के यहाँ से A1 B2 और B1 B2 आ जाएगा। सिंपल चीज़ है, जस्ट यूज इट एंड गेट द आंसर। आई जे गेट 2 1 1, आपका 1 माइनस 1 2 आपने लिख लिया। आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, सी इक्वल टू क्रॉस बी, वो कितना आ गया 3i माइनस 3j 3k। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अपने 3 स्क्वायर माइनस 3 3 3, तो 9 9 9 27, 3√3। तो आपका आ गया ऊपर से 3 कॉमन ले लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा √3। तो यूनिट वेक्टर आ गया 1/√3 i माइनस j माइनस k। तो सिंपल सा, जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द आंसर एंड एंजॉय योर लाइफ, गेट द रिवॉर्ड मार्क्स। अब हमें देखते हैं कि और में क्या है क्वेश्चन। एन एथलीट रन जो होता है डिस्टेंस 1500 मीटर इन द फॉलोइंग मैनर, स्टैंडिंग फ्रॉम रेस्ट ही एक्सेलरेट हिमसेल्फ यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल ही कवर द डिस्टेंस 900 मीटर। सेकेंड है, he then run the remaining distance of 600 meter at the uniformly speed developed. Calculate the time taken by the athlete to cover the two parts of the distance covered. Also find the time when he is at center of the track. Center of the track में आपका कितना आपका डिस्टेंस और टाइम वहाँ पे लगा। तो डिस्टेंस पता है, टाइम को बताना, सेंटर जस्ट आपका पॉइंट हो जाएगा, मिडल पॉइंट। सो u इक्वल टू 0 फॉर द फर्स्ट 900 मीटर, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपका दिया हुआ है एक्सेलरेशन, u इक्वल टू 0, इनिशियल 0 ही रहेगा। सिंस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो आपका u 0 है तो बी स्क्वायर इक्वल टू निकाल लीजिए 2a, 2 है a आपका जो डिस्टेंस हो गया इनिशियल, a आपका 900, तो यहाँ से v इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आपका v मिल गया तो v इक्वल टू प्लस टी, टी आपका 30 सेकेंड आ गया क्योंकि u तो 0 है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट 900 मीटर आपका 30 सेकेंड में आ गया। v इक्वल टू प्लस टी, आपका v इक्वल टू 2 इंटू 30, आपका v इक्वल कितना गया 60 सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू रिमेनिंग डिस्टेंस, तो आपका 1500 माइनस 900 600 आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 जो आपका डिस्टेंस और आपका वेलोसिटी 60, तो टाइम कितना गया 10 सेकेंड। तो व्हेन ही इज एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक, तो आप इस कितना आ जाएगा 750, क्योंकि 1500/2 आपका सेंटर मिड पॉइंट हो जाएगा। टाइम टेकर टू रीच द सेंटर, तो u तो 0, एस आपका 750, a 2 है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, u 0 750 आपका s है, तो हाफ ए टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू आपका √750 आ गया। यहाँ से 27.4 आपका सेंटर में टाइम लगेगा रीच करने में। सो इजी क्वेश्चन है, जस्ट सॉल्व इट। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज 50 मीटर एंड रीचेज अ हाइट आपका 10 मीटर। कैलकुलेट द एंगल विच प्रोजेक्टाइल इज फायर। तो एंगल आपको करना है। वी नो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। फिर हम वी नो दैट द मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन sin 2 थीटा अपॉन 2g। तो सॉल्व करते हैं, आपका r/h कर लीजिए सिंपल, u स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो देखते हैं, सो 4 अपॉन tan थीटा आ गया आपका यहाँ से, बाकी रिमेनिंग कट जाएगा। तो sin थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, तो sin थीटा कट जाएगा आपका, sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा tan थीटा। तो सिंपल सा है, डिनोमिनेटर में sin थीटा बचा, ऊपर cos थीटा बचा, तो आपका 4 अपॉन tan थीटा आ गया। सो जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द क्वेश्चन वेरी क्लियर वे। सो गिवन r आपका दिया हुआ है 50 मीटर, हाइट दिया हुआ है 10, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, 50/10 4 tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 4/5, तो थीटा इक्वल टू r tan 4/5, तो आपका थीटा आ गया 38.66। क्योंकि आप देख सकते हो ना tan थीटा 45/1 होता है, तो ये तो 1 से कम है, तो थोड़ा सा एंगल भी कम आ गया। आप सॉल्व करिए, आप एनालिसिस करिए क्वेश्चन, यू विल इजीली गेट द आंसर। सो ज्वाइन अवर टारगेट कोर्स, कॉल करिए, वी विल all discuss with all the programs. Thank you student, like and subscribe the channel, press the bell icon to get all notification. If you have any query, any doubt, then do comment, do ask over the mail, over the call, we will help you out. Thank you so much.